जब आग लगने के बाद हमने देखा कि जो गेट्स थे 26 गेट्स वो बंद कर दिए गए। 2 गेट्स गालबन कहा जा रहा है कि खुले हुए थे। गुल प्लाजा में 26 गेट ही नहीं है, 16 गेट से पूरे सारे गेट्स ओपन थे। 4-4,500 लोग रेस्क्यू कैसे हुए, कहाँ से निकले? अगर हमारे गेट्स बंद थे, हमारा रैम बंद था। मस्जिद का जो गेट है, मस्जिद की इंतजामिया जो है वो अपनी इशा की नमाज के बाद क्लोज कर देती है। पर मेरी उसी रात खादिम से बात हुई थी, उसने कहा कि गेट के ऊपर बहुत से वो कर रहे थे, तो इत्तफाक मैं भी जा रहा था तो मैंने वो गेट खोल दिया था। सामान वगैरह निकाल के जिस जगह पे सामान नहीं निकल सकता, सामान सारा राख हो चुका है। अब इन सामान को हटा के जहाँ जगह डायग्नोज हो रही है ना, उस जगह सर्चिंग कर रहे हैं कि भाई नीचे से कोई आज़ा मिल जाए। बॉडी नहीं है, इंसान नहीं है। 2 दिन पहले एक आज़ा मिले, मतलब ये हिस्सा मिला, इसमें एक दांत था। डीएनए के लिए समझो कि काबिल कबूल नहीं था, ऐसी पोजीशन थी। इस हालत में हम पहुंच गए कि हम किसी से बयान नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, आई मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं जुनैद जावेद। सामने है गुल प्लाज़ा। हर दिल में एक खौफ तारी हो चुका है, रंजो गम की फ़िज़ा है। शहर कराची में हर शख्स दुआ कर रहा है कि साने है गुल प्लाज़ा में जो लोग शहीद हुए हैं उनको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। मार्केट के जो यूनियंस हैं, मार्केट की जो सदर है कराची की इंतज़ामिया है, और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनके ऊपर भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं। तनवीर पास्ता जो कि इस वाक़े के बाद मंजर आम पर आए, उन्होंने तमाम TV चैनल्स को अपने इंटरव्यू दिए और एक अपना मौक़िफ़ भी बयान किया। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों पर भी सवालात उठाए जो कि मुतल्लिक़ा इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर पास्ता साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं गुल प्लाज़ा एसोसिएशन के। तनवीर साहब, वाक़या कैसे हुआ था? आप वहाँ मौजूद थे जब ये सारी चीज़ें हुई? 10:10 पे जो है वो शॉप नंबर 193 गुल प्लाज़ा में ग्राउंड फ्लोर पे उसमें आग लगती है। उसके बराबर वाला जो दुकानदार है वो हमारी टीम का मेंबर्स था, उसने कॉल की मुझे, तो कॉल इंटरप्ट हुई क्योंकि मैं बेसमेंट में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। भागते हुए आया, तनवीर भाई ऊपर फ्लावर की शॉप में आग लगी है। मैं मेरी टीम के कुछ लड़के बैठे थे, हम लोग वहाँ से भागे और जो रास्ते में हमें सिलेंडर मिल रहा था जो मॉल्स में हमारे लगे हुए थे, हर पिलर्स पे, हर कॉरिडोर पे, तो हम उठाते हुए ऊपर भागते रेस्क्यू करने की हमने कोशिश की, अपनी तरफ से सिलेंडर चलाए, फायर बॉल्स की लड़कों ने, मगर वो आग काबू नहीं आ रही थी। उसके बाद से एकदम से शॉप से आग जो है ऊपर निकली है, और ऊपर जो आप अमूमन देखा होगा एसी की पाइपिंग होती है कि शॉप के अंदर जो एसी होता है उसका आउटर के लिए बाहर पाइपिंग जारी होती है, तो वहाँ से आग ने छत पे पकड़ा है। और जैसे यहाँ से 3 नंबर गेट एमएजी नॉट की तरफ बाहर निकली, और इस तरफ से समझो गेट नंबर 11 की तरफ मास्टर रोड की तरफ। फिर हम 7 नंबर से बाहर गए, हमने कहा एमएजी नॉट के साथ जाएँ, उसको करें। इससे पहले मैंने केई में कॉल की कि फ़ौरन लोकल बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आग फैल रही थी, तो वहाँ पे लोकल बंद करवाने के लिए मैंने कॉल की। कुछ देर में जो लोकल एरिया पूरा बंद हो गया। लड़कों को बोला था फायर फाइटिंग पे कॉल करें, लड़कों ने कॉल की, हमने कॉल की, तो तकरीबन यूँ समझे कि आप 45 to 50 मिनट्स के बाद पहली गाड़ी पहुँची है फायर ब्रिगेड की। हाँ, फायर ब्रिगेड की। मेरी उसके हिसाब से जो मैं सोचता आ रहा हूँ, जो शुरू से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये मौक़िफ़ है कि उनका है कि नहीं 35 मिनट्स में पहुँची या 30 में पहुँची, वॉटेवर जो भी था, बहरहाल वो पहुँची, मगर वो 20 मिनट के बाद जो है उसमें पानी ख़त्म हो गया। अच्छा, केएमसी का और गुल प्लाज़ा का जो रास्ता है वो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का है कि केएमसी बिल्डिंग और गुल प्लाज़ा, और अगर हम फायर ब्रिगेड ऑफिस की बात करें तो वो तो 4-5 मिनट का रास्ता है। पॉसिबल है, रास्ता यही है, मगर कहने का मकसद है पहुंचने में इतनी ताखिर क्यों हुई, और आई भी तो एक गाड़ी क्यों आई? जब पता चला कि गुल प्लाज़ा में वो आग लगी है, जब एक गाड़ी आई उसने पानी डालना शुरू किया, तो तकरीबन समझो कि 15 से 20 मिनट के अंदर उस पर पानी ख़त्म हो गया। वो गाड़ी खड़ी थी, और शायद किसी यूट्यूबर या व्लॉगर की आज कोई वीडियो रिलीज़ हुई है जो पहले की बनी हुई होगी, उसमें आ रहा है कि एक गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ भी आग लगी हुई है। तो एमएजी नॉट की तरफ आग लगी, फिर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद जब दूसरी गाड़ी आई, 2 गाड़ी, तो पोजीशन ये थी, जब दूसरी 2 आई तो हम एमएजी रोड से हमारी आग जो है मास्टर रोड डीसी ऑफिस साइड लगी हुई थी। अब हमें पोजीशन ये थी कि 3 या 4 गाड़ियाँ मस्ट चाहिए, एक वहाँ खड़ी करनी है, एक यहाँ करनी है, कि यहाँ करनी है। फिर जब गाड़ी आई तो एक हमने डीसी ऑफिस साइड वाली रोड पे खड़ी की, एक मास्टर रोड पे खड़ी की, एमएजी रोड पे गाड़ी नहीं थी। फिर 5 मिनट के वक्फे से आना शुरू हुई, स्पार्कल आया, इनकी सारी चीज़ें आई। तब तक आग बढ़ती जा रही थी ग्राउंड फ्लोर पे। फिर आहिस्ते आहिस्ते ग्राउंड से मेज़दाइन पे गई, मेज़दाइन से ऊपर वाले फ्लोर पे गई, और काफ़ी लोगों को हमने ग्राउंड फ्लोर से क्लियर करवा चुके थे, बेसमेंट से हम लोग उसको क्लियर करवा चुके थे, मेज़दाइन से काफ़ी लोगों को हमने निकाला, रैम्प की साइड से निकाला, टोटल जगह से रेस्क्यू किया। हमारे जो शौदा का जो पता चला है कि 61, 62 रिकवर हुए हैं, 70, 71 जो है वो जो लापता में लिस्ट में हैं। तो ये हमारे तकरीबन इसमें गुल प्लाज़ा के थे, कस्टमर्स तो 15-17 होंगे, मगर गुल प्लाज़ा के लड़के थे जिन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लोगों को उतारा और वो शहीद हुए।
ये पोजीशन भी इस पोजीशन में है। मगर शायद आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे कि रात भर जो पोजीशन चलती रही, हम शिकवाई करते रहे, शिकवाई गवर्नर आया उनसे भी शिकवा की सारी चीज़ें गई, फजर तक हम बहुत बुरी हालत में थे, जब तक हम पे क़यामत आ चुकी थी समझो, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था हमारा। फजर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ हुआ और उसके बाद जो है फिर मुसलसल गाड़ी आने लगी, पानी आने लगा, सारी चीज़ें हुई और काम चलता गया। तो बस ये सानिया हमारे साथ हुआ। उसके बाद तो फिर आज तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अच्छा, जब आग लगी, आग लगने के बाद हमने देखा कि जो गेट्स थे 26 गेट्स वो बंद कर दिए गए, 2 गेट्स गालबन कहा जा रहा है कि खुले हुए थे। पहली इस कहानी के पीछे सदाकत क्या है? इस कहानी की सदाकत ये कि इस कहानी की भी सदाकत ये, पहली बात तो ये कि गुल प्लाजा में 26 गेट ही नहीं है, ठीक है। ये एक बीच में कोई वीडियो आई, कोई कह रहा है कि मैं दुकानदार हूँ, 26 गेट थे, इसमें 24 बंद थे। अगर वो दुकानदार होता तो उसे ज़रूर पता होता कि गेट 26 नहीं है। गुल प्लाजा के गेट ही 16 हैं, ठीक है। 16 गेट से पूरे सारे गेट से ओपन थे, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि अगर कोई जाके कैमरामैन या कोई जाके उसको चेक करे आज भी, तो उनके ताले जो है ना उनके गेट्स के आज भी बंद है, क्लोज है। अगर कोई गेट खोलने के लिए, गेट अगर खुला हुआ होता है तो ताला ओपन होता है, सारे गेट्स खुले हुए तो ताले क्लोज रहेंगे। मतलब एक होता है ना, हमने गेट बंद होने के बाद खोला है तो ताला खुला हुआ छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पोजीशन सबके सामने क्लियर है। वो काफ़ी वीडियोस भी आई हैं इसमें गेट्स खुले भी नज़र आए। सबसे अहम बात कि 1100 से 1200 दुकानें, अगर आप हिसाब लगाएं कि एक दुकान के अंदर कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 अफराद काम करते हैं, 2 सेल्समैन होते हैं, एक हेल्पर होता है, एक उनका राइडर होता है। 1200 दुकानों का मल्टीप्लाई अगर 5 भी करते हो तो कमों पर 6000 अफराद तो जो है आपकी मार्केट के अंदर एनी टाइम मौजूद होते हैं। 6000 अफराद तो आप अगर देखने जाओ। मगर उसके बाद भी क्या है कि हमारा जो टॉप फ्लोर है ना, जो सेकेंड फ्लोर है, वो है होलसेल फ्लोर। वो 9:30 बजे तक अमूमन बंद हो जाता है। तो हम उस फ्लोर की पब्लिक को अगर हम क्रॉस भी करें, काट भी लें कि भाई कमों पे 800, 1000, 1200 लोग अगर उसमें नहीं है, फिर भी 4, 4,500 लोग रेस्क्यू कैसे हुए, कहाँ से निकले? अगर हमारे गेट्स बंद थे, हमारा रैम बंद था, कोई कह रहा है कि भाई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, कोई कह रहा है कि अंदर की वीडियोस आ रही थी कि गेट खोले। हाँ, वो वीडियो है मस्जिद की। गुल प्लाजा के तीनों फ्लोर्स जो है ना, तीनों फ्लोर्स पे मस्जिद के गेट्स आते हैं कि मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के लोग जाते थे। और शुरू से जब से गुल प्लाजा बना तब से ही मस्जिद है। तो मस्जिद का जो गेट है, मस्जिद की इंतज़ामिया जो है वो अपनी इशा की नमाज़ के बाद क्लोज़ कर देती है, ठीक है। पर मेरी उसी रात खादिम से बात हुई थी, उसने कहा कि गेट के ऊपर बहुत से वो कर रहे थे, तो इत्तफाक मैं भी जाग रहा था तो मैंने वो गेट खोल दिया था, तो वहाँ से पब्लिक निकले। अब इसमें कहने का मकसद है कि बीच में बात हुई कि कोई एक क्रॉकरी की शॉप थी जिसके अंदर 15 से 16 जो है वो रेस्क्यू डेड बॉडीज़ हुई शोधा की। तो ये जो क्रॉकरी की शॉप है ना, इसके बिल्कुल इतना सामने है, चंद कदम की दूरी पर जो है मस्जिद का गेट है, वहाँ से लोग निकल सकते थे। मगर ये कि लिखा हुआ था अल्लाह की मर्ज़ी है, अब जो जाने गई हैं उसका कोई नेमुल बदल तो कोई नहीं है, अल्लाह पाक किसी पे ऐसा वक्त ना लाए। मगर इस चीज़ को इशू बना के जो लोग सोशल मीडिया पे जो वर्किंग चल रही है, जो हर जगह सिस्टम चलता गया कि भाई गेट्स क्यों बंद थे, ये क्यों था, आपके पास सर्विसेज क्यों नहीं थी, पता किसी को कुछ नहीं है। एक पर्ची भी वायरल हुई थी जिसमें 5,000 रुपये लिखे हुए थे और 1500 वो शायद आपको याद होगा कि वो थी उसकी वसीम बदानी वाले प्रोग्राम में मैंने उसको शेयर भी की थी, उस पर्ची को मैंने दिखाया भी था। आप ये सोचेंगे अगर मार्केट का प्रेसिडेंट है, अगर वो पैसे कलेक्ट करेगा तो कभी अपने नाम से करेगा, एसोसिएशन के नाम पे होंगे, एसोसिएशन के नाम पे ना। वो नीचे मेरा सिग्नेचर पास था, कोई ये जनरेटेड पे स्लिप चल रही थी, फिर किसी अल्लाह के बंदे ने उसमें एडिट करके रियल स्लिप लगा के जो है ना फिर चलाया ताकि वो फेक और रियल का पता चले। मैंने फिर एक आध प्रोग्राम में दिखाया भी था कि भाई 1500 रुपये पर दुकान मेंटेनेंस। और दूसरी बात, सारा मीडिया वहाँ बैठा हुआ एनी टाइम, वो चाहे कितने दुकानदार हैं उनसे पूछो भाई आप क्या मेंटेनेंस देते थे, सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएंगी। मगर वही है कि जो पता चलता है उसके हिसाब से बंदे चलते रहते हैं। जो आजकल आपको पता है इन्फ्लुएंसर और ये जो यूट्यूब्स और सारे मामला चलते हैं, अब कितनी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलना शुरू हुई, सारी चीज़ें हुई। मुझसे कोई भी पूछता है तनवीर भाई क्या है, मैंने कहा यार देखो, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तनवीर भाई क्या है आजकल पता है क्या है, सोशल मीडिया पे चीज़ें शुरू हुई और आपको इस वाक़े से पहले लोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं जानते थे। जब चीज़ें शुरू हुई, सोशल मीडिया पे आप आना शुरू हुए, मीडिया के सामने इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो एक अजीब सा सवाल जन्म लिया कि आरजे मॉल में भी आप डायरेक्टर थे और गालबन अभी भी होंगे शायद, और यहाँ पर भी आप जहाँ आप होते हैं वहीं आग लगती है। आपको भी यही रिपोर्ट है कि आरजे मॉल में मैं डायरेक्टर था। चलो आपने डायरेक्टर कहा, दूसरे ने तो कहा वहाँ की इंतजामिया का सदर था, और आपको भी लगता है कि अभी भी मैं मौजूद हूँ। जी, मैं आपसे पूछ, हाँ, आपने वही सवाल किया ना जो सब कर रहे थे। हाँ, क्या तरदीद आप करेंगे? तो तरदीद तो मीडिया पे करते करते तो हम पूरे हो गए। बस जो मामला हमारे पे चल रहा है, जो क़यामत आई, इसका तो
कोई समझ ही नहीं सकता इस बात को। आरजे शॉपिंग मॉल 2018 में मैं वहाँ से मूव हो गया और शायद मैं कहूँगा कि कराची पाकिस्तानी दुनिया में पता है कि आरजे मॉल 2018 में छोड़ चुका, क्योंकि मेरा अगर आप प्रोफाइल पे जाएं फेसबुक पे, मेरे जो पेजेस बने हुए, मेरी हर एक्टिविटी की अपडेट मेरे पेज पे लाजमी होती थी कि अगर कोई आरजे मॉल में कोई काम हो रहा है, आरजे मॉल में स्क्रीन हमने लगाई थी वो हो रहा था, फ्लोर्स बन रहे थे, कोई भी चीज़ हो रही थी कि उस वक्त एक वक्त ऐसा था कि आरजे मॉल में ऊपर जो है वो सिनेमा का काम चल रहा था, वो भी सारा अपडेट में था क्या ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है। 2018 के बाद से कोई जो है वो आरजे मॉल की कोई चीज़ नहीं है और मैं वहाँ से मूव हो चुका था। आरजे मॉल में आग लगी 2024 में, ठीक है, गाँव 2024 या 2023 के अंदर, तो उस वक्त मैं वहाँ था नहीं। आप तो सिर्फ आरजे मॉल कह रहे हैं, वो लोगों ने तो अब ये कर दिया कि भाई आरजे मॉल भी मेरा, गुल प्लाजा भी मेरा, गुल तिजारा भी मेरा, सेंट्रल भी मेरा, सिटी भी मेरा, पोस्ट एक चली है। नाज से शेयर वेयर है आपका गुल प्लाजा में शॉप्स हैं, कोई शेयर्स हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर? नहीं, प्रॉपर्टी में कोई शेयर्स नहीं है गुल प्लाजा में, वो अपनी शॉप्स हैं एक दो जो अमूमन होती है, और बाकी जो है वो मेरा बेसमेंट में ऑफिस था और मेजनेंट फ्लोर पे जो है वो मैनेजमेंट ऑफिस है वो था। गुल प्लाजा में ज़िंदगी गुजर गई ना, जो भी बने गुल प्लाजा से बने। 99 से गुल प्लाजा में हूँ, जब छोटे थे तब से गुल प्लाजा में जो है वो काम कर रहे हैं, वहीं से बने, तो वहाँ के लिए हर चीज़ चलती आ रही थी, तो उसमें था। बाकी कहने का मकसद है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मीडिया पे बगैर तस्दीक के जो लोग चीज़ें चलाते हैं ना, तो वो जो है वो अफसोस वाली बात है। लोग बातें तो कर जाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं कि उनकी फैमिली पे और उनके ऊपर क्या असर होता है, क्या गुजरता है। जो मुहिम सोशल मीडिया पे शुरू हो रही है, जो बातें कर रहे हैं, मगर मैंने एक चीज़ फील की, मैंने मीडिया पे भी बोला कि यार कोई अगर, मैंने नोट किया कि जो मेरी नेगेटिविटी बात कर रहा है ना, तो उसको व्यूज़ बहुत मिल रहे हैं। एक कोई था, कोई मेरे दोस्त ने बताया, यार ये देखो तनवीर भाई, पास्ता भाई ये देखो। मैंने क्या देखूँ? बोला यार इसके कभी 1 के लाइक ज़िंदगी में नहीं आए थे, उसको मिलियन व्यूज़ मिल गए। तो मैंने कहा चलो उसका घर चल रहा है ना यार, आपकी वजह से उसका भला, हाँ भला हो रहा है, होने दो ना यार, वैसे तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो हम ये सोच के, मैंने कहा जो भी बोल रहे हैं हम, हमारी तरफ से माफ़ भी है। हम इतने हालात में जिस पोजीशन में गुजर रहे हैं, हम क्या किसी से उलझने जाएंगे। इसको जो दिल कर रहा है बोल रहा है, जो दिल कर रहा है कि भाई ये भी इसका है, गुल प्लाजा में भी प्रॉपर्टी इसकी है, शेयर इसका है, मॉल में भी इसका है, फलां जगह इसका है, बोला बहुत पैसा इसने बना लिया लेकर। अब सारी चीज़ों की तस्दीक देते हुए कहाँ से चले। बस अफसोस तो इस बात का, जो जाने गए हैं, जिन माँ के बच्चे गए ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। देखो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट जो किया है अभी, जो है वो जो शोहदा की फैमिलीज़ के उनके लिए करके भी जो है वो कंपनसेशन मिल जाएगा। जो दुकानदारों को नुकसान हुआ उसमें भी एदा चैम्बर के थ्रू जो हम लोगों ने परफॉर्म बना के दुकानदारों में तकसीम किया आज या कल में, जो आपने देखा भी होगा, वो भी जब नुकसान की इंशाल्लाह ताला भरपाई हो जाएगी और प्लाजा भी बन जाएगा अपनी जगह, इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा। जिन माँ के बच्चे गए वो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इस हालात में भी इस पर भी सियासत दो, ये बड़ा दुख देता है। अभी आप गवर्नर हाउस से आ रहे हैं, क्या बात हुई? शाहिद खाकन अब्बासी भी कराची में है, हाँ। उनसे कोई मुलाकात हुई? वज़ीर आज़म का कोई पैगाम लेकर आए थे? हाँ, खैर शाहिद खाकन अब्बासी से तो जब वो गुल प्लाजा भी आए थे तो मैं तो अपने ज़रा कुछ मीटिंग्स में था, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी गवर्नर हाउस में तो आपको पता है कि 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, तो उन्हें यकीन दिया नहीं कराया कि इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं और सारे मामलात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बताइएगा। और मैं वफाक में भी आपका मैसेज लेके जाऊँगा, करूँगा, और वहाँ से भी कुछ जो है वो शोधा के लिए अनाउंसमेंट हो। तो कोशिश हमारी है कि वफाक से भी हो जाए और सिंध से भी हो जाए, क्यों 0.1% हम कुछ काम आ सकें शोधा की फैमिली के, कि जो गया है वो तो वापस नहीं ला सकते और वो दुख भी कोई नहीं समझ सकता, मगर 0.1% जैसे कि कोई 3 बच्चे हैं किसी की जो है माँ है, बेटे का इंतकाल हो गया, एक कमाने वाला था, किसी की 3 बहनें, एक भाई कमाने वाला था, किसी बहन की शादी है, किसी चीज़ है, कुछ भी काम आ सके थोड़ा बहुत, तो कोशिश हम वही कर रहे हैं। जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आपको पैसे देने की यकीन दहानी कराई गई है 1-1 करोड़ रुपए, ये काफ़ी है? क्योंकि जिन लोगों की दुकान के अंदर सामान जला है, पैसे जले हैं, वो तो 17, 18 करोड़ रुपए नहीं, हमने देखा कि लोगों के जले। वो जो इन्होंने अनाउंसमेंट 1-1 करोड़ का किया है वो शोधा की फैमिलीज़ के लिए। जो दुकानदारों को नुकसान हुआ है वो तो बाकायदा जो है वो लिख के दिया जाएगा, एक परफॉर्मा जो बन रहा है इसमें आपने लगा लिया है, प्रॉपर दुकानदार अपना लिख के देंगे ना, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हम खुद वेरीफाई करेंगे। एक जगह सर्टिफाइड वेरीफाई मैं करूँगा, एक तरफ चैम्बर करेगी, चैम्बर के थ्रू जो है वो CM के पास पेश होगा। तो हमें पता है कि किसकी दुकान में क्या माल, तो क्या लिख के दे रहा है, क्या पोजीशन, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके वो करेंगे। मैं तो दुकानदारों में एक बात मैंने और भी बोली है, मैंने कहा देखो आग वाला मामला ऐसा है, जो हादसा थी, अल्लाह का वादा है कि अगर आपके साथ ही कोई हादसा ऐसी चीज़ हो जाए तो 1 का 10 इंशाल्लाह ताला मेरा रब करेगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से आपको सही बताओगे कि भाई मेरा ये लॉस हुआ है, तो आपका 10 रुपये भी होंगे ना तो वो हज़ारों में बदलेंगे। अगर 10 लाख को 50 लाख में ले जाओगे तो 50 लाख मिल तो जाएंगे, मगर वो वक्त पे ख़त्म हो जाने।
मगर जो जायज़ 10 आएंगे ना वो ख़ुद आपको जो है 250 पे लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार काफ़ी सुलझे और अच्छे हैं। और अभी तो पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है कि एक तो रिटेल का दुकानदार था, एक होलसेलर जो ऊपर बैठे हुए थे। अब आपने देखा होगा बार बार ये बात चल रही है कि यार आप दुकानदारों को कौन सी मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ उसको शॉप दे रहे हैं, कहाँ नेमुल बदल दे रहे हैं। यार अगर आप शॉप दे रहे हो तो दुकानदार के पास उसकी फ़िटिंग के पैसे भी नहीं है, माल डालना तो दूर की बात है। कुछ कंपनसेशन हो, हाथ में पैसा है तो उसको शिफ्ट होते हुए भी लगे कुछ करे। चलो मान लिया ये चीज़ भी हो गई, माल कहीं से उधार की सेटिंग हो तो उधार देने वाले भी तबाह हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। गुल प्लाजा में नीचे रिटेल के शॉप्स जो थे, होलसेलर्स ऊपर जिनसे माल लेते थे, वेयर हाउसेज वगैरह, वो भी तबाह हो गए। उनके कंटेनर्स भी कुछ पोर्ट पे खड़े, उनके पास पैसे नहीं है क्लियर कराने के, BLA जल गई, डॉक्यूमेंट्स जल गए। मतलब आप समझो कि बहुत बड़ी तबाही हुई है। 12 से 15 अरब रुपए का जो है वो खाली माल ही माल का नुकसान है, प्रॉपर्टी तो अलग है। तो ये पोजीशन है। अच्छा, पहले दिन हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी आपके पास आए, आपने मुलाकात हुई, फिर आप नाराज़ हो गए, आपकी एक वीडियो वायरल हुई। क्या मामला क्या था उसके पीछे? कुछ ऐसी बात कह दी थी गवर्नर सिंध ने जो आप लोगों को नागवार गुजरी? नहीं, वो जब आए बात दरअसल ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो गाड़ी खड़ी है, उसको आप उस तरफ से लेकर जाएं। और इन्होंने कॉल की फायर अफसर को कि भाई अब गाड़ी उधर लेके जाएं। जब गाड़ी लेके हमारा बंदा गया तो गाड़ी पीछे से, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाला लेके गया नहीं, पीछे से कहीं टर्न हो गया। तो मैं आया, मैंने कहा वो गाड़ी वाले को कॉल करो, बंदा ही गाड़ी से उतर के चला गया, गाड़ी लेके नहीं जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी? हाँ, वो जो स्पार्कल था लगी हुई थी। हाँ, स्पार्कल था, वो पीछे की तरफ शिफ्ट करना था, वो वहाँ खामा का खड़ा था। एक स्पार्कल तो लग चुका था, एक एक्स्ट्रा खड़ा था। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा खड़ा है, इसको पीछे लेके जाना है, वहाँ से कोई रेस्क्यू कर सके बंदे को। तो उसका ड्राइवर चल ही नहीं रहा था, तो उस पर इन्होंने बात की। तो मैं बात कर रहा था, इतने में लोग बीच में बोल रहे थे, तो वहाँ मैं इंटरप्ट किया कि मैंने कहा मैं बात कर लूँ या आप कर लो। तो उस बात को जो है वो एक क्लिप बना और पता नहीं कहाँ निकला और क्या क्या व्यूज़ बने और सारी चीज़ें हुई। अच्छा, मेयर कराची साहब भी आपके पास आए थे, आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? क्योंकि माजी में ताजिर सिंध हुकूमत को लेकर भी बड़े मुतालबात करते रहे। खुसूसी तौर पे ये मुतालबा भी सामने आया कि मुराद अली शाह ले लें, मरियम नवाज़ दे दें। वो ये कोई बात करने वाली है अपने हिसाब से जो बात उन्होंने की है। बाकी ये है कि जहाँ तक मेयर की बात है, पहली रात जो हमारे साथ जो गुजरा, पहुँचना चाहिए था मेयर को। अगर सबसे पहले वो आते तो शायद बात कुछ और होती। काफ़ी जगह बात हो रही है कि मेयर पूछता तो कौन सा आग बुझती। नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके कहने पे जो काम होता वो किसी और के कहने पे नहीं होता। डिप्टी मेयर तो आए थे आपके पास? वो दूसरे दिन सुबह ही आए और रात में कोई नहीं आया है। फजर के बाद ही बात हुई, वो जो आखिरी मीडिया टॉक फजर में जो हमारी बात हुई, जो हालत थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की हमने कि भाई कोई बचा लो, कोई रेस्क्यू कर लो, हालत बहुत ख़राब है। तो उसके बाद जो है फिर सारी वर्किंग होना शुरू हुई। जब मेयर दूसरे दिन आए तो मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इनके सामने को बदतमीजी हड़ाउड़ी करना शुरू कर दी। पब्लिक का जोश होगा, पता नहीं कौन थे वो लोग। जब मैं पहुंचा, लोग नहीं थे वो, मेरे ख्याल में मार्केट के नहीं थे जो लोग खड़े थे। फिर जब मैं पहुंचा तो मीडिया के साथ मेयर बात कर रहे थे। मैंने कहा मैं आपसे ऑन कैमरा बात नहीं करूंगा, मुझे आपसे 1 to 1 बात करनी है। PDC ऑफिस के अंदर कमरे 1 to 1 मेरी इनसे बात हुई। मैंने कहा देखें अभी ये मामला हुए, ये चीज़ हुई है, हम बड़ी तकलीफ़ में, रात हम पे बहुत घेरी गुजरी और अभी भी जो है ऑपरेशन जो है ना वो तेज़ी में नहीं जा रहा जो पोजीशन हम चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला तनवीर भाई क्या चाह रहे हैं, क्या करना है, आप हमारी कुछ, हम आपकी हेल्प करें, कुछ आप हमारी करेंगे, किस तरीके से वो रेस्क्यू करें और कौन कौन से गेट से कहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि बोला कि आप रहे हो, आपको पता है कि कहाँ कहाँ आपको वो है। तो मैंने इनसे मुतालबा किया, मुझे क्रेन चाहिए, 2 एक्सीवेटर चाहिए बड़े बूम वाले, डंपर्स चाहिए और सारी चीज़ें क्लीन करके वो, और लाइटें आप हमें यहाँ पे लगा दें। दूसरे दिन फिर 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की। मैंने वही बात की ना, अगर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके हाथ का काम है, उसका ऑर्डर फ़ौरन माना जाएगा। तो फिर वो काम शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, बोला हर 15 मिनट में 1 घंटे में जब जब आपको ज़रूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। रात तो गुजर गई थी, जो होना था वो तो हो गया था, मगर अब हमने आगे भी तो सीधा करना था ना मामलात को, सारी चीज़ों को लेकर। तो उसको हम लेके चले। फिर हमने कहा कि नहीं यार, मेयर ने हमारा साथ दिया, काम किया, तो उस पर फिर मेरे अगेंस्ट मुहिम शुरू वहाँ से हुई कि मैंने इनके काम को क्यों का सराहा कि यार इन्होंने काम किया। वो मुहिम किसने चलाई? किसी सियासी सोशल मीडिया जमात में? बल्ला वालम क्या मैटर है, क्या चीज़ है। मैं तो, आप यकीन करोगे, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। मेरी, आप जब 6 दिन गुजर गए, मेरी तो कोई पोस्ट ही नहीं है फेसबुक पे या कोई टिकटॉक पे, ना हमने चलाई है। लोग आके बता रहे हैं यार वास्तव सोशल मीडिया देख रहे हो, इस पर क्या हो रहा है, इस पर ये बोल रहा है, कोई यूँ बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। मैं मुझे नहीं पता यार। अच्छा, आपको लगता है कि इस पूरे साहने के ऊपर कोई ऐसी जमात है जिसने सियासत चमकाने की कोशिश की है?
अगर है तो वो कौन सी जमात है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जमातें एक साथ थी, नारे भी लग रहे थे और पॉलिटिक्स भी हो रही थी, जो हमने भी देखी। आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इन सब? देखिए, हम सियासतदान तो है नहीं कि हम किसी जमात की बात करें। कौन सी जमात ऐसी है जो सियासत नहीं करती? या लाशों पे सियासतें हो रही हैं, या हर चीज़ पे मामला चल रहे हैं। हम तो या जो डेड बॉडी निकल रही थी ना, उस पर भी 2 इदारों में झगड़ा हो रहा था कि बॉडी मैं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा। हमने तो बहुत तकलीफ़ देख ली इन दिनों में। हमने तो मतलब हर हदें पार हो गई आपस में। अभी भी जो मीडिया टॉक चलती हैं, कुछ चीज़ें करती हैं, जो सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को तनकीदी करती हैं कि आपके पास ये होता तो ये कर लेते, यूँ होता तो अब यूँ करते, यूँ नहीं होता, ऐसा होता। कोई हमको तोहमत लगा रहा है, कोई किसी तंजीम को लगा रहा है, कोई किसी सियासी पार्टी को लगा रहा है। तो बात ही हो रही है। सीएम के पास जब वो मुलाकात करने के लिए गए, हमने सारी बात रखी, तो उन्होंने भी एक अच्छी बात की। बोला जो हुआ मैं आप पे इल्ज़ाम तराशी करूँ, आप हम पे करो सारी चीज़ें करने पे, तो भाई अगर ऐसा है तो मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मानता हूँ। उन्होंने ये तक बात की टोटल, जब मीडिया वाले सामने बैठे थे। मगर बात वही थी, इन्होंने कहा कि हम किसी पे करने से बेहतर है कि हम कोई इसका लायामल बना को हल निकालें। तो हमने उस दिन सारी बातें रखी कि जो शोधा की फैमिलीज़ है उनके लिए हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हो, और फिर जिनका नुकसान हुआ है वो मामलात के ऊपर हो। तो हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद हमने तय किया कि चलो नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ लें। फिर इसके बाद उन्होंने कोई रकम तय की और फिर बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई शोधा की फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपये हम आपको करवाएंगे, मगर इसकी तस्दीक वगैरह आप करेंगे। फिर बात हुई कि जो दुकानदारों को नुकसान का अब जब हम गए, पहली मुलाकात मेरी हुई, पहले तो यहाँ गुल प्लाजा आए थे, सईद गनी और ये मेरी मुलाकात यहाँ हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरे दिन बुलाया था, पहले दिन वो भी आया तो मैं भी सही मिला। मैंने कहा देखें अब जो होना तो हो गया, अब जो ये नुकसान हुआ है और जिन माओ के बच्चे गए इनका क्या है? हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, पर कुछ ऐसा कम अज़ कम हम कर दें कि कुछ हो जाए, इनका घर चल जाए, कुछ हाँ घर चल जाए। उन्होंने कहा कल हम मिलते हैं, मैं सेटिंग करूँगा। तो दूसरे दिन उन्होंने मुलाकात की, तो उसमें ये सारी चीज़ें तय हो गई। अब तय होने के बाद जब हम आए, जब हमने बात रखी कि भाई सीएम से मुलाकात हुई, हमने उनके सामने मौक़िफ़ रखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, सारी बातें मान ली। तो उसमें भी तनकीद शुरू कि भाई जो है ये तनवीर पास्ता बिक गया, गवर्नमेंट के हाथों हो गया, इसकी डील हो गई, इसने फ़लाना कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। तो मैंने पब्लिक किस चीज़ में खुश है? अगर मैं अपनी अन्ना की ज़िद बना के बैठूँ और मैं फ़ाइट करूँ या सारी चीज़ें करूँ तो नुकसान किसका है? मैं अपनी अन्ना के लिए पब्लिक का, ये 1200 दुकानदारों का नुकसान करूँगा। तो इस पे करके जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग चल रहे हैं और काम हो भी रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल लोग पूछ रहे हैं कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। यार अंदर हालत बहुत बुरी है, सामान वगैरह निकाल के जिस जगह पे सामान नहीं निकल सकता, सामान सारा राख हो चुका है, क्रोकरी, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तनों सारा फ्रेश पे फैला हुआ है। अब इन सामान को हटा के जहाँ जगह डायग्नोज हो रही है ना, उस जगह सर्चिंग कर रहे हैं कि भाई नीचे से कोई आज़ा मिल जाए। बॉडी नहीं है, इंसान नहीं है। किसी कोई आती है फैमिली, जैसे कि कल एक फैमिली आई, मेरा बच्चा, मैं कहा मेरी माँ बड़ी तकलीफ़ में, हम नहीं देख सकते। मैंने उनको एक वीडियो दिखाई, भाई था, वो अपने भाई के लिए रो रहा था। मैंने कहा मैं आपके काम आ जाऊँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको विज़िट करा दूँ। उस लड़के को मैंने बोला, उसने कहा मेरा भाई है, मेरे को निकालने में जाऊँगा। उसको फिर रेस्क्यू मास्क वास्क पहना, रेस्क्यू टीम के साथ भेजा। जब वो ऊपर से होके आया तो उसने अपनी फैमिली को समझाया, बोला कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल सकता इसमें से। 2 दिन पहले जो है वो आज़ा मिले, मतलब ये हिस्सा मिला, इसमें एक दांत था, वो भी जो है वो डीएनए के लिए समझो कि काबिल कबूल नहीं था, ऐसी पोजीशन थी। तो इस हालत में हम पहुंच गए कि हम किसी से बयान नहीं कर सकते, और इस पे भी लोगों को लग रहा है कि हम बनावटी बातें कर रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं। बड़ा तंग, वेरी फर्स्ट डे से हर जगह बात स्टार्ट होती है कि बात आग कैसे लगी। आपसे भी स्टार्ट यहीं से हुआ, आपने कहा ना आग कैसे लगी। हालांकि देखो मीडिया आपने भी देखा होगा, चैनल आपने भी देखा होगा। अब तो मुझे लगता है कि जितनी बार मैंने रिपीट किया तो लोगों को ज़बानी याद हो गया होगा कि तनवीर पास्ता ने क्या बोला है ऐसे। मगर आने वाले कल की भी बात मैं आपको बताऊं, कल भी अगर कोई मीडिया वाला आके खड़ा रहेगा ना, बोले यार कैसे लगी, आपके गेट क्यों बंद थे, आपके पास फायर फाइटिंग आलात क्यों नहीं थे, आपके पास ये क्यों नहीं थे, आपके पास वो क्यों नहीं था, बंदा क्या करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं और कुछ चैनल्स ने इस बात को रिपोर्ट भी किया है कि आप ये जो सामान है वो दूसरी जगह जब डंपिंग पॉइंट मुंतकिल कर रहे थे तो उस दौरान 2 डंपर्स गायब हुए हैं, ऐसी इत्तला। 2 डंपर्स पहले गायब हुए थे,
ठीक है, 3-4 घंटे के डिफरेंस से जो 45 मिनट का रास्ता है वो 4 घंटे बाद पहुँचे, पर रिकवर हो गया था। अब ये डंपर्स जब मिसिंग हुआ तो कैसे वो हमारे ऑन रिकॉर्ड में था तब नहीं पहुँचा ना। यहाँ से निकलते हैं हमारे बंदे एंट्री कर रहे हैं, वहाँ हमारे बंदे बैठे हुए हैं, क्या पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें निकल रही हैं, किसी का कोई सामान निकल रहा है, कोई काम की चीज़ निकल रही है, एक आध बार पैसे भी कुछ दुकानदार के निकले थे। तो इस तरीके से और फिर आहिस्ते आहिस्ते हम खुद करवा रहे हैं कि भाई आहिस्ते करें, शायद क्या पता कोई मुआवजा हो, कोई एक जान भी बच सके, कोई नीचे हो या कोई इंसानी आज़ा मिल जाए, कोई बॉडी मिल जाए, तो उसमें आहिस्ते आहिस्ते हम इस साइड से करवा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भाई प्लाजा गिराना है तो पूरा गिरा ही दें, आहिस्ते से चलेगी सारी चीज़। मगर अल्लाह का करम ये रहा है कि जो एरिया 75% जो अपनी जगह खड़ा है, रेस्क्यू उसी में से बॉडी हो रही है, यहाँ से नहीं है। तो अब कल आने वाले दिन सुबह है इंशाल्लाह, उसमें देखें क्या होता है। तबाही तो मच गई है, ख़त्म तो सब हो गया है, मगर इसको समेटना तो है ना। को मुतालबा करेंगे क्योंकि हर मरतबा आग लगती है, इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, हिकमत अमली तैयारी करने की बातें होती हैं, कागजात बनते हैं, इंक्वायरी होती है, एक आध अफसर घर चला जाता है, फिर वाक़े का इंतज़ार किया जाता है। कुछ सजेशन देंगे गवर्नमेंट को? सजेशन यही है कि अगर अब जो आजकल नए मॉल्स वगैरह बन रहे हैं उसमें फायर फाइटिंग पूरा सिस्टम लाइक SOPs है मेरे ख्याल में। अब तो ऐसा हो गया है कि SOPs के तहत जैसे COS स्पेस की बात है ना, ऐसे ये शिक भी डाल दी जाए कि फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा नफ्स होना चाहिए, इसके बगैर नक्शा भी पास ना हो, ये चीज़ हो जाए। नई तस्वीर गुल प्लाजा का जो नक्शा है, कह रहे हैं इजाफी दुकानें बनी हुई थी, तो वो किसने बनाई थी? देखिए इजाफी दुकानें नहीं थी, होता अमूमन यूँ है, ये शॉप नंबर आपकी 30 है, ठीक है, 300 स्क्वायर फीट की है। अब बाइफिकेट करके सब डिवीज़न करके इसके 3 हिस्से बना दिए, 100 स्क्वायर फीट की 3 शॉप्स हो गई, 30A, 30B एंड 30, 3 शॉप्स हो गई, तो नंबर ऑफ शॉप्स बढ़ गया। तो इस तरीके से कुछ 40-50 शॉप्स का डिफरेंस आ गया। एक्चुअली देखा जाए तो 1153 शॉप्स आ रही हैं सारे फ्लोर्स को मिलाकर, ठीक है, ऐसे 1200 का हम जिक्र करते थे, 1153 है। इस पर यह बात हो रही है कि इनकी तरफ से कुछ शायद 1100 या 1080 कुछ यूँ आ रही है। बाकी एक शॉप लीज है, सब लीगल है, कोई वो नहीं है। पहले पेपर्स आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो ओनर्स हैं उन सबके पास मौजूद हैं। हाँ, हम जब प्रोवाइड करना होगा, जब हम लेके कहीं विजिट पे सर दिखा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। आग लगी उसके 2 दिन बाद तो काफ़ी लोग फाइल लेकर भी आए थे, तनवीर भाई आपने दिखाना होगा। मैं कहा नहीं, जब नीड होगी तो हम उसको दिखा देंगे, कर लेंगे। तो बस अभी इस सिचुएशन में चल रहा है सारा। आप अल्लाह ताला बेहतर करे। आप लोगों के लिए भी आखिरी सवाल ये है कि माजी में भी एक बड़े मुतालबात देखने के लिए मिले हैं ताजिर बरादरी की तरफ से, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताजिर बरादरी को। एक मरतबा फिर मुतालबा करेंगे कि इस शहर को, इस शहर के इंतज़ाम को किसी दूसरे सूबे की ज़रूरत है, या वफाक को कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, या आर्मी चीफ को पर्सनल इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है? ये माजी में मुतालबात आप लोगों की तरफ से आते रहे, मुतालबात आते रहे, मगर देखिए अगर गवर्नमेंट चाहे सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, कहीं किसी को ना आने की ज़रूरत है ना करने की ज़रूरत, सब कुछ कर सकती है। बस थोड़े निज़ाम की जो है वो है फ़र्क है। अगर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर ठीक आ जाएगा, अगर ऊपर से बड़े सरबराह ठीक हो जाएंगे तो नीचे सब सही हो जाएगा। बस बात दरअसल यही है, अपनी अन्ना को छोड़ें, अपने मुल्क का सोचें, अपने शहर का सोचें, इसको आबाद करें। कराची शहर ने हमेशा दिया ही है, लिया नहीं है। कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, 75% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से। बिल्कुल ऐसा अगर देखा जाए तो इसका तो ख्याल करना बनता है। बिल्कुल ख्याल करना बनता है, क्योंकि लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी, और हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी। जब भी ऐसा कोई सानिया होता है तो मुआवजा देकर लोगों को खामोश करा दिया जाता है, आवाज़ दबा दी जाती है। अब ये तमाम चीज़ों को जो है वो बंद करके गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम करनी होगी, और न सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना होगा बल्कि ऐसे सानेहात से बचने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली भी बनानी होगी। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।